और ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने जा रहे देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण का करीब 98% काम पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे पूरा कर जमीन हैंडओवर की जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और आने वाले सालों के बाद जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि जिन 7 गांव के किसानों की करीब 1350 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है, उनके लिए सरकार ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इंटीग्रेटेड टाउनशिप का निर्माण किया है। करीब 917 परिवारों को टाउनशिप में बसाया जा चुका है और यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी जमीन का अधिग्रहण बिना किसी विवादों के संपन्न हुआ। जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा अगले 15-20 दिन में इन पूरे लोगों को विस्थापित करके जमीन को पोजेशन हैंडओवर करना है और पोजेशन मिलने के पश्चात में वो उस पर तत्काल काम शुरू कर सकते हैं। तो एक तरीके से 98% कार्रवाई अगर देखा जाए तो वो पूरी हो चुकी है और ये जिस दिन काम शुरू हो जाएगा उस दिन से लेके अगले 3 साल के भीतर इस एजेंसी को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा करना होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण के मसले को अब रफ्तार के पंख लग गए हैं। भूमि अधिग्रहण का करीब 98% काम पूरा हो चुका है। 7 गांव के करीब 3003 परिवार को विस्थापित करने का काम तेजी से चल रहा है और 917 परिवारों को विस्थापित करके इंटीग्रेटेड टाउनशिप में शिफ्ट भी कर दिया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस कॉलोनी को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि थैंक यू सीएम। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए फतेहपुर जिला में स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में जुटा है और इसी क्रम में जिला महिला चिकित्सालय में 50 बेड का पीकू वार्ड स्थापित किया गया है। वार्ड में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, एक्सरे मशीन समेत सभी चिकित्सीय संसाधन मौजूद हैं। जिन उपकरणों की कमी है उसके लिए शासन को प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। इस वार्ड में बाल रोग विशेषज्ञ के साथ डॉक्टर 24 घंटे तैनात रहेंगे। यहाँ पर 1 महीने के नवजात बच्चे से लेकर 15 साल तक की उम्र के बच्चों का इलाज होगा। कोविड-19 की तीसरी लहर के दृष्टिगत तैयारियां लगातार चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने ये वर्तमान में जो आप देख रहे हैं पीकू वार्ड स्थापित किया है। इसमें 15 वार्ड हमारे तैयार हैं। यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था हो चुकी है, बेड हमारे तैयार हैं, ऑक्सीजन हमारी तैयार है और एक एक्सरे मशीन भी हमारी तैयार है। और हरदोई में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला पुरुष चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया। डीसीएम श्रीराम फाउंडेशन के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग गन्ना विकास संजय आर भुसरेड्डी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए डीसीएम श्रीराम चीनी मिल को धन्यवाद दिया और इस प्लांट से पीकू वार्ड में 10 बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी और आगे इसका विस्तार भी किया जाएगा। जिला पुरुष चिकित्सालय में चीनी मिल के जो डीसीएम श्रीराम चीनी मिल है यहाँ पे, उनके सहयोग से यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करी गई है, जिसका शुभारंभ हमारे अपर मुख्य सचिव गन्ना श्री संजय भूसरेड्डी द्वारा किया गया है। उसमें डीसीएम श्रीराम मिल के जो सीनियर मैनेजमेंट है वो भी उपस्थित थे। तो इसके बारे में यही बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही क्राइसिस का समय था, जिस समय हम लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। उस समय चीनी मिल ने यहाँ पे जो स्थापित चीनी मिल है उनके द्वारा खुद से पेशकश की गई कि हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना चाहते हैं। और गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर लोनी कांड में 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गया है। इंतजार और सद्दाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी परवेज गुज्जर की हो चुकी है पहले ही गिरफ्तारी। कल्लू और आदिल भी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। लोनी कांड में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तो 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी और अब कुल लोनी कांड में 5 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, 2 लोगों की और गिरफ्तारी लोनी कांड में कहां से गिरफ्तार किया गया इन्हें? देखिए, पूरा मामला काफी हाईलाइट था, जिसको लेकर पुलिस भी काफी गंभीर थी और कई टीमें इसमें लगी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे उसके बाद से पूरा मामला गरमरा गया था। जो भी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सद्दाम भी शामिल है और सद्दाम का इकरारनामा भी है। वो साफ तौर पर इस चीज को बता रहा है कि ऐसा कोई इसमें सांप्रदायिक रूप नहीं था, बस महज गलत तावीज बनाने को लेकर उनके साथ जो बुजुर्ग हैं उनके साथ मारपीट की गई थी। हालांकि जो मारपीट की गई थी उसकी उन्होंने वीडियो बनाई थी, बेशक वो वीडियो वायरल भी की थी, लेकिन एक बड़ा मामला ये निकल कर आया था कि इस मारपीट को
सांप्रदायिक रंग में डालने की पुरजोर कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की तत्परता के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए। पुलिस गश्त में आने के बाद सद्दाम इस बात का कबूलनामा कर रहा है कि उनके एक साथी परवेश उसके लिए जो ताबीज बना कर दिया था, उस ताबीज का गलत असर होने के कारण ही उस बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।